नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों अभी जो साउथ ओशन है ना, दक्षिणी महासागर जो है, वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर रहा है। अब ये कैसा हो रहा है? तो इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि कार्बन एनोमैली अलर्ट के रूप में बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है कि दोनों में विरोधाभास। जैसे अभी कुछ समय पहले 1992 में रियो डी जेनेरो जो शहर था ब्राजील का, उसमें सम्मेलन होता है। आपको पता चलता है कि यही आर्कटिक है जहाँ पे दिखाई देता है कि होल्स दिखाई देते हैं ओजन्स में, है ना। अब ओजन्स में होल्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यूवी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं सूर्य के प्रकाश की, वो डायरेक्ट ही कहाँ पे, पृथ्वी के धरातल पे आएगी और सीधे सीधे उससे बीमारियां बढ़ेंगी और सारी जो बीमारियां हैं सारी बढ़ने का काम करेंगी। तो ओजोन परत जो O3 परत है वो मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? तो वह O3 परत मुख्यतः यही काम करता है कि जो आने वाली यूवी किरणें हैं उनको छान के तब नीचे भेजता है, जिससे के कारण आपको दिखाई देता है कि यह मतलब ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती है कि यूवी किरणें नीचे आ पाए, क्योंकि यूवी किरणें क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी किरणें हिंदी में कहा जाता है ना। अब यह इसमें होल्स कैसे दिखाई दिया? यह तो अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो हमेशा बर्फ रहता है और यह दक्षिणी ध्रुव में है। अब दक्षिणी ध्रुव में है, यहाँ पे हमेशा बर्फ रहता है, तो इसमें दिखाई, यहाँ पे तो जनसंख्या पॉपुलेशन रहती नहीं है। तो पॉपुलेशन जब नहीं रहती है तो यहाँ पे होल्स कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ यह होल्स की व्याख्या की गई तो ये बताया गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, इनके उत्सर्जन होने के कारण, ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन होने के कारण यह मुख्य रूप से यह ओजोन जो परत है, ओजोन जो परत है उसमें होल्स हो रहे हैं, इसमें छिद्र हो रहा है। लेकिन यह छिद्र तो पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखाई दिया। तो जाके सबका जो है नजर खुला कि नहीं नहीं नहीं, कि यह किसी एक देश के उत्सर्जन से केवल उसी देश पे इफेक्ट पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कि वैश्विक स्तर पे जो पृथ्वी है, जैसे भारत एक कंसेप्ट लेके चलता है वसुधैव कुटुंबकम की, तो पृथ्वी जो है वह एक वसुधैव कुटुंबकम है। पृथ्वी जो है एक ग्लोब है, एक प्लेनेट है, और प्लेनेट में कहीं भी अगर उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन कहीं भी हो रहा है और कहीं पर भी वह मुख्य रूप से उसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं कि जो देश उत्सर्जन कर रहे हैं वहीं पर इसका प्रभाव दिखाई देगा, जहां पे उत्सर्जन नहीं है वैसा नहीं दिखाई देगा। तब जाके आपको पता चलता है कि 1992 में रियो डी जेनेरो शहर में क्या होता है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में सम्मेलन होता है, ठीक ना। और सम्मेलन में बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। अभी फिलहाल में आपको पता भी होगा, बायोडायवर्सिटी को मुख्य रूप से बायोडायवर्सिटी को बचाने से रिलेटेड, या UNFCCC का जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है उसको जलवायु से मतलब जलवायु को और भी निगेटिव होने से बचाने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमेशा जो है क्या होता है, कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है ना। यानी सभी देशों का जो दल होते हैं, सभी देशों के सदस्य जो होते हैं वह बैठ के एक निर्णय लेते हैं, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। तो जलवायु से रिलेटेड जो है UNF जो CCC है, उसका जो है कॉप हमेशा प्रत्येक वर्ष होता है। क्या बीच में इसमें छूटा हुआ है? हाँ, बीच में छूटा हुआ भी था, गैप भी हुआ था कोविड-19 के समय। लेकिन बायोडायवर्सिटी वाला अगर देखा जाए, और खासकर मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन वाला देखा जाए, तो इसका अगर देखा जाए तो प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। कितना वर्ष पे? प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। तो हालांकि आप देख रहे हैं आने वाले समय में, या अभी कई ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसमें आपको दिखाई दिया होगा कि जलवायु परिवर्तन बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसकी कई चेतावनियां जो है आपको सुनने को मिली हो गई। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस वाले पार्ट पे तो आपको कार्बन सिंक नहीं बल्कि और दिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ के टुकड़े हैं, वह और ज्यादा मात्रा में इसको पिघलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह क्या कर रहे हैं, यह सिंक होने का काम हो रहा है, यहाँ पे सिंक हो रहा है। तो यह कैसे हो गया? ये दोनों विरोधाभास कैसे हो गया? तो इसी का अध्ययन किया गया। हालांकि यह विरोधाभास के बारे में अगर बताया जाए तो यह विरोधाभास जो है यह अस्थाई नहीं भी हो सकता है, यह अस्थाई भी हो सकता है, लेकिन विरोधाभास तो है। तो अभी नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित किया गया था एक अध्ययन में कि जो दक्षिणी महासागर है उसमें कार्बन की एक उल्लेखनीय विसंगति को उजागर करता है। अर्थात कार्बन की विसंगति का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कार्बन का ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्बन सिंक होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि 2000 के दशक के शुरुआत से और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित या और ज्यादा मात्रा में कर रहा है, ठीक ना। हो सकता है भविष्य में यह चीजें सही ना हो सके,
लेकिन कार्बन सिंक को जो क्या है, क्या जो पहले जलवायु मॉडल की भविष्यवाणी ये हुआ करती थी कि कार्बन सिंक क्षमता कमजोर हो रहा है, इसको सीधे मतलब नकार रहा है ये स्टडी। तो इसे यही कहा जा रहा है कि ये विरोधाभास वाला है। अब देखिए ये वाला जो है साउथ पोल वाला पार्ट है, साउथ पोल वाला पार्ट में आप देखेंगे कि अंटार्कटिका है। आप थोड़ा सा कुछ चीजों को याद रखेंगे, जैसे रॉस सी को याद रखेंगे, है ना। उसके बाद से आप याद रखेंगे अंटार्कटिका पे ऐसे दिखेंगे, जो थोड़ा ड्रेक पैसेज याद रखेंगे, है ना। ड्रेक पैसेज क्या है, साउथ अमेरिका और आपका अंटार्कटिका को अलग करता है। ड्रेक जो ड्रेक पैसेज है वह अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जाते नहीं है, सबसे बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पे दिखाई देगा बर्फ। और बर्फ की पानी जब पिघलती है तो क्या होता है, पानी पिघलता होता है तो पिघलेगा तो क्या होगा, शुद्ध पानी होगा, मतलब ठंडा पानी होगा। और नीचे लवण युक्त जो पानी होती है वो नीचे बैठ जाती है, ठंडा पानी ऊपर बैठ जाती है, ऊपर तैरती है। तो ऊपर तैरती है तो यही कार्बन जो अंदर, चूंकि इसकी गहराई ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण यह सिंक होने का काम कर रहा है, लेकिन यह अस्थायी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो जलवायु मॉडलों के अनुमानों के विपरीत ये जा रहा है। मतलब जलवायु मॉडल में देखा जाए तो लंबे समय से भविष्यवाणी यही हो रही है कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ रहा है, और उनके प्रभाव से क्या हो रहा है, ओजोन परत और पतला हो रहा है, और भी जो पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इनके कारण बढ़ रहा है ना। तो इसके कारण आपको दिखाई देगा कि पश्चिमी हवाओं को और तेज करेगा, या मुख्य रूप से जो भी पैटर्न है जलवायु का, मौसम का, उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ठीक उससे उल्टा दिखाई दिया है ना। तो यह कारण क्या है, गहरे कार्बन समुद्र जल को सतह के करीब लाना। अब आप इसको दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो प्लैंकटन जो होते हैं वह ज्यादा मात्रा में अगर वह हो जाए, तो वहां पे जैसे दो अगर महासागरीय धाराएं मिलती हैं, जहाँ पे वो आपने पढ़ा होगा कि दो महासागरीय धाराएं, मतलब एक गर्म महासागरीय धारा, एक ठंडी महासागरीय धारा, जहाँ पे दोनों मीट करती हैं, मिलती हैं, वहां पे घने कोहरा वाला क्षेत्र होता है। और घने वाला कोहरा वाला क्षेत्र, और साथ साथ वहां पे देखेंगे कि प्लैंकटन्स भी ज्यादा आपको दिखाई देंगे। और इसके कारण आपको दिखाई देंगे वहां पे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अर्थात मछलियां भी सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। तो हो सकता है कि जहां पे यह प्लैंकटन्स है वहां पे कार्बन सिंक का सबसे ज्यादा। ऐसे भी आपको पता है कि ओशन सबसे बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, कार्बन सिंक का करने का काम करते हैं। पेड़ पौधों से भी ज्यादा जो है ओशन सिंक करता है। तो ये भी सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। हालांकि देखा जाए कि 2000 के दशक की शुरुआत से किए गए दीर्घकालिक अवलोकन से पता चलता है कि दक्षिणी महासागर लगातार अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा है ना। अब इसमें क्या हुआ है, ध्रुवीय जो गहरे पानी का स्तर है वह बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते। अब पानी का स्तर बढ़ेगा, इसका मतलब ठंडा पानी क्या आएगा, ऊपर आएगा, और गर्म पानी ये जो घनत्व वाला जो है, जिसका घनत्व ज्यादा है, वो नीचे आ जाएगा, लवणता युक्त। तो इसमें कार्बन जो है यह क्या करेगा, सिंक का काम करेगा। यानी जल का स्तर मान लीजिए कि पहले ऐसे था, अब यह बढ़ के इतना लेवल बढ़ गया, इतना ऊपर हो गया, तो यह वाला जो पॉइंट है इसमें क्या करेगा, ये कार्बन को सिंक कर लेगा, कवर कर लेगा। इसलिए यह सारी चीजें यहाँ पे स्टडी में देखने को मिल रही है। ठीक ना। फिर स्तरीकरण की भूमिका की बात की जा रही है कि जो वर्षा हो रहा है, वर्षा के कारण जो वर्षा के कारण मुख्य रूप से जो जलों का स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या बर्फ के पिघलने के कारण, है ना, या समुद्री बर्फ के परिवहन के कारण। ये सारी चीजें, जो पानी की मात्रा है या ताजे पानी की जो मात्रा है वह बढ़ गई है, और उसके बढ़ने के कारण ये सभी चीजें आपको दिखाई देंगी, है ना। तो इसका महत्व क्या है, तो अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि ये स्थिति ऐसा नहीं कि अस्थायी है, यानी हमेशा ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कार्बन सिंक का ये काम ही करेगा। हो सकता है इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, है ना। विपरीत प्रभाव का मतलब कुछ समय के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में आपको दिखाई देगा कि इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये अस्थायी है, न कि अस्थायी है। ठीक ना। तो गहरे जल की ये बात किया जा रहा है। अब भौगोलिक विस्तार अगर दक्षिणी महासागर के अगर संदर्भ में हम लोग देखें, तो दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर को अंटार्कटिका को घेरने वाले जल के रूप में परिभाषित किया गया है, जो यह रिपोर्ट में बताया गया है। यानी 60 अंश दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, और सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक जो संगठन है उसके द्वारा 2000 में यह स्थापित किया गया था, है ना। अटलांटिक प्रशांत और हिंद महासागर के कुछ हिस्से को जोड़ने वाले जो अंटार्कटिका जो ध्रुवीय धारा है उसको ये चिन्हित करता है, जो किस में पड़ता है, दक्षिणी जो ध्रुव है उस क्षेत्र में पड़ता है ना। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें अभी मैंने बताया था ड्रेक पैसेज जो लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ा है, और वहां से आपको दिखाई देगा कि साउथ अमेरिका वाला महाद्वीप वाला पार्ट और यह अंटार्कटिका को अलग करता है ड्रेक पैसेज, जो 1000 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। ठीक ना। दक्षिणी महासागर में वेडल सागर हो गया, रास सागर हो गया, अमुंडसेन सागर हो गया,
बेलिसॉन्गसेन सागर हो गया, स्कॉटिया सागर हो गया, ये सब कुछ हिस्से जो है इसमें शामिल आपको दिखाई दे देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बेडल सागर कहाँ का, किस मतलब महाद्वीप का हिस्सा है, रॉस सागर कहाँ का है, अमुंडसेन सागर कहाँ का है, और बेलिंगसॉन्गसेन सागर कहाँ का है, और स्कॉटिया सागर कहाँ का है ना। कोई महाद्वीपीय भूभाग इसके प्रवाह को बाधित नहीं करता है। ये आपको पता है कि केवल यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं देशों के द्वारा, किसी भी आबादी को सीधे सीधे यहाँ पे बसाने से मना किया गया है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकार और क्षेत्रफल के रूप में अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के बाद चौथा सबसे बड़ा महासागर है कौन, या दक्षिणी सागर, जो आर्कटिक महासागर से भी आपको दिखाई देगा कि बड़ा है। वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो 25 से 30% हिस्से को ये कवर करता है, और पृथ्वी के कुल महासागरीय जो आयतन है उसका मात्र 5 से 5.4% के आसपास जो है इसका हिस्सा आपको दिखाई देगा। अब कार्बन सिंक की भूमिका क्या है, तो विश्व के महासागरों द्वारा जो अवशोषित कुल मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो अवशोषित किया जाता है, उसका 40% अवशोषण कार्बन सिंक का काम अकेले ये करता है। ठीक ना, तो है तो महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो 40% कार्बन का अवशोषण करता है। तो वैश्विक ताप वृद्धि के विरुद्ध भी ये अवरोधक का काम करता है, अवरोधक की भूमिका निभाता है। अब यही बात कही जा रही थी पहले कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगर इन बर्फों का पिघलना शुरू हो गया, जल का स्तर ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, आने वाले समय में पूरा जो है यह बढ़ गया, तो क्या होगा, तटीय देश तो डूबेंगे, लेकिन इसका अस्तित्व जब समाप्त होगा तो कार्बन सिंक पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा और प्रचंड रूप पृथ्वी वही पकड़ेगी और महाप्रलय की जो चीजें हैं वह दिखाई देगी। महासागरीय परिसंचरण में देखेंगे तो दक्षिणी महासागर का परिसंचरण मुख्य रूप से अटलांटिक पर ध्रुवीय धारा द्वारा नियंत्रित होती है, जो चारों ओर पूर्व की ओर बहती है। तो ये याद रखिएगा, अटलांटिक जो परिध्रुवी जो धारा होती है इसके चारों ओर, अब क्यों चारों ओर घूमेगी, यह मान लीजिए यह अर्थ है हमारा, है ना, यहाँ पे दक्षिणी पोर्ट, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हवाएं हैं ऐसे घूमती रहती हैं, ठीक ना, तो इसी कारण ये घूमेगी धारा यहाँ पे हवाओं के प्रभाव के कारण, ठीक है। अब अंटार्कटिका का ठंडा घना पानी समुद्र तल में डूबकर क्या होगा, उत्तर की ओर बहेगा, जबकि अटलांटिक, यह सब किसका प्रभाव है, तो आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो ओशन करंट होता है ना, ओशन करंट जो है उसी का ही प्रभाव है, जिसके कारण आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है ना। फिर उसमें दिखाई दे रहा है कि फाइटो जो प्लैंकटन है इसका उत्पादकता ज्यादा होता है। अब ज्यादा जहां पे उत्पादकता होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, वहां पे क्या होगा, वहां पे सीधी सीधी बातें हैं कि मछलियों की संख्या ज्यादा होगी, बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगा, कार्बन सिंक ज्यादा होता होगा, ठीक ना। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे पक्षी, मछली, सील, व्हेल, ये सब यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे देखा जाए तो वैश्विक देशांतरी परिसंचरण का एक केंद्र है, अक्सर महासागरों की कन्वेयर बेल्ट इसको कहा जाता है, कन्वेयर बेल्ट के रूप में इसको मतलब कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए 2015 में आपसे पीएससी ने प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ लिया है। अब प्रीलिम्स में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तो पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके कारण महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स के बारे में पूछा जा रहा है ना, टाइड्स किसके कारण आता है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 6 की एनसीईआरटी ही अभी हाल ही में कुछ समय पहले मैंने बताया था, पढ़ाया था, क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी जो हम फॉलो कर रहे थे, तो उसमें मैं टाइड्स के बारे में बताया था, ज्वार भाटा के बारे में। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। अब आपको उस कोड का सही से इस्तेमाल करके बताना है कि इसमें कौन कौन ऐसे कारक हैं जो ज्वार भाटा जिनके कारण आता है। तो मैंने आपको बताया होगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में हो, जब तीनों एक सीध में हो तो बृहद ज्वार आता है, बृहद ज्वार आता है। और जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य 90 अंश के कोण में हो तो इसमें क्या आता है, लघु ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है। तो महीने में बृहद ज्वार तो 2 बार आएगा, कब कब, एक तो अमावस्या के समय और एक पूर्णिमा के समय, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बिल्कुल सूर्य और जो चंद्रमा है इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ठीक है। अब तीसरा जो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखिए अगर यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि यह आपका चंद्रमा है, मून है, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। यहाँ पे होता है तो पृथ्वी के इस साइड यहाँ इस साइड तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, लेकिन इस साइड आपको दिखाई देगा अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होगा, टाइड्स आता है। तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी इसमें काम करता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो जियोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न था, ठीक है, ये आना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 2000 देखेंगे, 2012 में पूछा है। ये भी आपका कंसेप्ट क्लास 6 7 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक ना।
तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कारकों पर यानी जो नीचे दिए गए फैक्टर्स हैं उन पे आपको विचार करना है। ये पृथ्वी का रोटेशन घूमना, फिर प्रेशर और हवा, फिर समुद्री जल का घनत्व, पृथ्वी की परिक्रमा। कह रहा है कौन से कारक हैं जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। ओशन करंट जिससे प्रभावित होता है, किन के कारण होता है। क्या पृथ्वी के घूर्णन के कारण ओशन करंट प्रभावित होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है पश्चिम से पूर्व तो उसमें आपको पता होगा कोरियोलिस फोर्स भी लगता है। तो इस फोर्स के कारण समुद्री धाराएं जो है वह एक छोर से दूसरे ओर क्या करती हैं? गमन करती हैं, गति करती हैं। अब समुद्री धाराएं क्या होती हैं? तो समुद्र के सतह पर क्षैतिज समुद्र की सतह पर क्षैतिज निश्चित दिशा में चलने वाली जो तरंगे होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? समुद्री धारा कहते हैं। तो समुद्री धारा का तो पहला प्रभावित करेगा, तो पहला कहाँ कहाँ पे है? सब जगह है, इसमें नहीं है। तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही आपका कट हो गया। अब चलिए दूसरा देखिए, वायु दबाव और हवा क्या प्रभावित करता है। देखिए मैंने बताया था कि जहां पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो हवा कहाँ से कहाँ चलेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक वैसे ही आपको दिखाई देगा जल का भी गमन वैसे ही होगा। फिर हवा जो होगा, जैसे यह मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला मतलब नॉर्थ सॉरी साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, नॉर्थ अमेरिका वाला दिखाई देगा। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। तो इसमें दिखाई देगा अगर पूर्वा पवने चलती हैं तो यहाँ से जल को क्या करती है? यहाँ ले आके कर देती है। तो हवा और वायु दाब का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो बिल्कुल दूसरा भी तो सही है। तो पहला दूसरा सही हो गया, इसका मतलब ये आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब जो भी होगा इन दोनों में ही होगा। देखिए उस समय जो प्रश्न दिया जाता था यूपीएससी के द्वारा 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, वह मतलब थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब जो प्रश्न आ रहा है प्रश्न तो वही है, लेकिन ये ऑप्शन चेंज कर दे रहा है। ऑप्शन में आपको कह देगा कि केवल एक कथन सही है, केवल दो, केवल तीन, सभी चारों। ठीक है। अब इसमें आपको पूरा ज्ञान होगा तभी आप मार सकते हैं, नहीं तो फिर एलिमिनेट करना मुश्किल है। ठीक है, तीसरा चलिए देखते हैं, समुद्री जल का घनत्व। बिल्कुल घनत्व तो बिल्कुल ही समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? तो मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि घनत्व जहां पे मान लीजिए घनत्व जिसका ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वो क्या चीजें हो जाती है? नीचे डूब जाती है। और घनत्व जिसका ज्यादा मतलब कम होता है वो क्या होता है? ऊपर होता है। तो आपको पता है घनत्व कम होगा ऊपर होगा तो मतलब तैरेगा, और घनत्व अगर ज्यादा हो जाएगा तो नीचे डूब जाएगा। इसका मतलब अगर ये मान लीजिए कि समुद्र का यह सतह है, तो समुद्र का सतह है और यहाँ पे लवणता बढ़ गया, लवणता भी प्रभावित करता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको जोड़ के बता रहा हूँ। लवणता यहाँ पे बढ़ गया, तो लवणता बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ कि घनत्व ज्यादा हो गई। घनत्व ज्यादा हो गई तो यहाँ की पानी की लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहाँ पे घनत्व कम हो गया, इसका मतलब लवणता यहाँ पे कम हो गया। लवणता यहाँ पे कम हो गया। कम होने के कारण क्या हो गया? घनत्व भी इसका कम हो गया, यानी कहीं से वाटर आ गया, यहाँ पे पानी आ गया, नदियों के द्वारा पानी आ गया, ग्लेशियर पिघल गए, इसके कारण आ गया पानी। तो यहाँ पे क्या हो गया? वाटर का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे घनत्व ऊपर है तो ऊपर ही तैरे रहेगा, घनत्व कम है तो ऊपर रहेगा, तैरे रहेगा। तो घनत्व कम होने के कारण ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी कि नहीं बनी? एक हाई वाला और एक लो वाला। तो स्लोप जब बना तो धाराएं किधर से किधर चलेंगे? हाई से लो की तरफ। इसका मतलब ज्यादा जो स्तर है, यानी यहाँ पे स्तर बढ़ गया है, यहाँ पे स्तर क्या हो गया? बढ़ गया है। तो ज्यादा स्तर से लो स्तर की ओर क्या चलेंगे? धाराएं चलने लगेंगी। तो कहां से कहां चलेंगी? कम घनत्व से ज्यादा घनत्व की तरफ धारा जो है चलेगी। धारा कहां से कहां चलेगी? ज्यादा मतलब कम घनत्व से सीधे ज्यादा घनत्व की तरफ। क्यों? जो कि ज्यादा घनत्व वाला नीचे स्तर उसका हो गया होगा, उसका लेवल कम हो गया होगा। तो बिल्कुल ये घनत्व भी प्रभावित करता है। अब चौथा है पृथ्वी की परिक्रमा। सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करती है। तो पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य का, तो उसमें क्या स्थिति होता है भाई? उसमें तो ये होता है कि ऋतुओं का चेंज होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, या ये भी हो सकता है कि सभी जगह माने जो ध्रुव है वहां पे 6 माह रात और 6 माह दिन होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसका करंट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चौथा गलत हो गया। इसका मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पहला दूसरा तीसरा सही हो रहा है, तो तीसरा यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे ही दूसरा गलत मतलब पहला गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन क्या हो गया? एक्यूरेट, सही हो गया। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये आपका 2012 में पूछा हुआ है, बिल्कुल बेसिक है। आप क्लास 6 7 की एनसीईआरटी किए होंगे तो आप कर जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्लास। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।